नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसा साम्राज्य जो 2000 साल तक चला? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के उसी महान पांड्य वंश की। एक ऐसी कहानी जो वक्त को भी मात दे गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कोई साम्राज्य 2000 साल से भी ज्यादा कैसे जिंदा रह सकता है। पांड्य वंश की कहानी में ही इसका जवाब छिपा है। और सच कहूं, यही चीज इसे इतना इतना खास बनाती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 600 BCE, मतलब जब दुनिया के कई बड़े बड़े एम्पायर पैदा भी नहीं हुए थे, तब पांड्यों का उदय हो चुका था। फिर वो संगम युग में फले फूले, 13वीं सेंचुरी में अपने पीक पर पहुंचे और सोचिए 17वीं सदी तक टिके रहे। इन्होंने तो सचमुच इतिहास को अपनी आंखों से बदलते देखा है। तो आखिर इतनी लंबी, इतनी मजबूत विरासत की नींव क्या थी? चलिए, कहानी की शुरुआत में चलते हैं और समझते हैं उन चीजों को जिन्होंने पांड्य वंश को वो पहचान दी जो मिटाए नहीं मिट सकी। सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इनकी अटूट पहचान। हजारों साल बीत गए, लेकिन इनकी कोर आइडेंटिटी वही रही। उनका प्रतीक मत्स्य यानी मछली, उनकी राजधानी हमेशा मदुरै, उनका कल्चरल हार्ट भाषा तमिल, और धर्म हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन दूसरे धर्मों के लिए भी काफी टॉलरेंट थे। यही जो कंसिस्टेंसी थी ना, शायद यही इनकी असली ताकत थी। और पांड्यों की सबसे बड़ी देन शायद संगम साहित्य को बचाना और बढ़ाना था। उन्होंने मदुरई को, अपनी राजधानी को, ज्ञान का एक ऐसा सेंटर बना दिया जहां कवियों की सभाएं लगती थीं, जिन्होंने तमिल भाषा के कुछ सबसे शानदार ग्रंथ लिखे। वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो एक तरह से तमिल सभ्यता के निर्माता थे। और वो जो मत्स्य का प्रतीक था ना, वो सिर्फ एक निशान नहीं था, वो उनकी पहचान की मोहर थी। एक सील जो सदियों तक उनके सिक्कों पर, उनके झंडों पर, उनके शिलालेखों पर चमकती रही। एक साइलेंट विटनेस उनकी कंटिन्यूटी का। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी पहले इंपॉर्टेंट फेज की। ये वो दौर था जब पांड्य वंश ने फिर से ताकत हासिल की और ट्रेड के जरिए दुनिया तक अपनी पहुंच बनाई। यहाँ ना पांड्या वंश में एक बड़ा इंटरेस्टिंग शिफ्ट दिखता है। देखिए, शुरुआती संगम दौर में उनका फोकस कल्चर और लिटरेचर पर था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अब जोर मिलिट्री पावर और ग्लोबल ट्रेड पर था, और इसी एक कदम ने उन्हें कल्चरल किंगडम से एक पावरफुल एम्पायर में बदल दिया। तो ये दौलत आ कहाँ से रही थी? इसका राज था उनका समुद्री व्यापार। मोती, मसाले, कपास, हाथी दांत, ये सारी कीमती चीजें रोम, अरेबिया और चीन तक जाती थीं। उनका राज्य उस वक्त के ग्लोबल ट्रेड रूट्स का एक बहुत बड़ा हब बन गया था। चलिए, अब चलते हैं पांड्य वंश के सबसे सबसे शानदार दौर में, उनका गोल्डन एज, जब वो अपनी ताकत और दौलत के आसमान पर थे। हर गोल्डन एज का एक हीरो होता है ना? पांड्यों के लिए वो थे जटावर्मन सुंदर पांड्य। उनके राज में पांड्य एम्पायर सिर्फ अपनी पावर के पीक पर ही नहीं पहुंचा, बल्कि उसकी सीमाओं ने साउथ इंडिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उनकी अचीवमेंट्स देखिए जरा। अपने सबसे बड़े दुश्मन चोल वंश को उन्होंने हमेशा के लिए हरा दिया, एम्पायर को श्रीलंका के हिस्सों तक फैला दिया, और अपनी राजधानी मदुराई में जो मीनाक्षी मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाया, और उसके गोपुरम को सोने से मढ़वा दिया। वो चमक आज भी बरकरार है। आज भी मदुरई में शान से खड़ा मीनाक्षी मंदिर पांड्यों की इस विरासत का जीता जागता सबूत है। ये सिर्फ पत्थर और सोना नहीं है, ये उनकी ताकत और उनके कल्चरल विजन का एक बेहतरीन संगम है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 1311। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं ना, जो एक महान साम्राज्य के अंत की शुरुआत बन जाती हैं। पांड्य वंश के लिए ये वही तारीख। और बस यहीं से शुरू होती है उनके पतन की कहानी। एक ऐसा दौर जब 2000 साल पुराना एक विशाल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। इस पतन की वजह उत्तर से आई। दिल्ली सल्तनत का सेनापति मलिक काफूर, उसके आक्रमण ने पांड्य साम्राज्य को ऐसी गहरी चोट दी जिसने उन्हें अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। इसके बाद वो फिर कभी अपनी पुरानी ताकत हासिल नहीं कर पाए। और पतन हुआ भी कितनी तेजी से, ये देखें। 1311 के उस हमले के बाद पूरे राज्य में इंस्टेबिलिटी फैल गई। 14वीं सदी तक वो टुकड़ों में बट गए। 16वीं सदी आते आते नए उभरते हुए विजयनगर एम्पायर ने उनके इलाकों को अपने में मिला लिया, और 17वीं सदी तक
पांड्य वंश का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। लेकिन क्या एक साम्राज्य का अंत उसकी कहानी का भी अंत होता है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं कि पांड्य वंश अपने पीछे विरासत में क्या छोड़ गया। पांड्यों को 3 खास चीजों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। पहला, संगम लिटरेचर को उन्होंने जो सपोर्ट किया। दूसरा, उनकी शानदार मंदिर आर्किटेक्चर जैसे मीनाक्षी मंदिर। और तीसरा, उस जमाने में ग्लोबल ट्रेड लिंक्स की नींव रखना। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि पांड्य विरासत सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है, उनकी असली धरोहर तो कल्चर, भाषा और ट्रेड है। वो चीजें जिन्होंने साउथ इंडिया की पहचान को हमेशा के लिए एक आकार दिया। पांड्य वंश की ये गाथा हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ बादशाहों की कहानी नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसी कितनी ही भूली बिसरी कहानियां हैं जो अभी भी सुनाई जाने का इंतजार कर रही हैं, और उनसे हम आज क्या सीख सकते हैं।